हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास नाइन्थ NCERT हिस्ट्री की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग रूसी क्रांति से संबंधित MCQ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किसने किया? राजा राममोहन रॉय, डेरोजियो, टीपू सुल्तान या उपरोक्त सभी? भारत में राजा राममोहन रॉय, हेनरी बेबियन डेरोजियो और टीपू सुल्तान, इन सभी ने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को समर्थन दिया है और भारत में इसका उल्लेख भी किया है। हेनरी बेबियन डेरोजियो जो हैं ये यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े हुए थे और एक कट्टरपंथी सुधारवादी थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? विनिर्माण, कृषि, मछली पकड़ना, पशुपालन। देखिए 1905 की क्रांति से पहले रूस की बहुसंख्यक जनसंख्या यानी करीब 85% जनसंख्या जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। ये लोग अपने लायक तो खाद्यान्न उत्पादन करते ही थे, साथ ही खाद्यान्न को निर्यात भी करते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी कृषि। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादियों ने किसके साथ मिलकर किया? ट्रेड यूनियन, किसान, उद्योगपति, छात्र संघ। जैसे जैसे समाजवाद के विचार दुनिया भर के विभिन्न देशों में फैले हैं, वैसे वैसे वहाँ पर समाजवाद से संबंधित पार्टियों की स्थापना की जाने लगी है। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का जो गठन है वहाँ के समाजवादियों ने ट्रेड यूनियन से आंदोलनकारियों के साथ मिलकर किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। चौथा प्रश्न है, लेनिन के बाद बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किसने किया? ट्रोट्स्की, केनेस्की, स्टालिन, लुइस ब्लांक। लेनिन की मृत्यु के बाद बोल्शेविक पार्टी की जो कमान है ये जोसेफ स्टालिन ने संभाली है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में यूरोप के लोगों के विचारों के अनुसार उन्हें कहा जाने लगा? उदारवादी, कट्टरपंथी, रूढ़िवादी, उपरोक्त सभी। देखिए 1789 में फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी और फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार हैं वो पूरी दुनिया में फैल चुके थे, यानी इन विचारों ने यूरोप में भी देशों को प्रभावित किया। हालांकि यूरोप के सभी लोग इन विचारों के समर्थन में नहीं थे। कुछ लोग चाहते थे कि भाई परिवर्तन हो और एकदम तीव्रता से परिवर्तन हो, तो ऐसे लोगों को कट्टरपंथी या फिर आमूल परिवर्तनवादी कहा गया है। कुछ लोग उदारवादी टाइप के थे, यानी वो चाहते तो थे परिवर्तन हो लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ हो। यहाँ पर कुछ रूढ़िवादी भी थे जो कि चाहते थे कि जैसे कि तैसा समाज है वैसा ही बना रहे। तो यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर है आपका डी वाला, यानी कि उपयुक्त सभी। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह यूरोप में किसी भी तरह के राजनीतिक या सामाजिक बदलाव के खिलाफ था? राष्ट्रवादी, रूढ़िवादी, उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी। देखिए जो कंजर्वेटिव्स हैं जिनको रूढ़िवादी कहा जाता है, रूढ़िवादी यूरोप में किसी भी तरह के राजनीतिक या सामाजिक बदलाव के खिलाफ थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। सातवां प्रश्न है, यूरोप में उदारवादी क्या चाहते थे? इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा, वंशवादी शासकों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध करना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजा द्वारा नियुक्त सरकार। देखिए ये लोग चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाए। जैसे ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था जो कि प्रोटेस्टेंट मत से संबंधित था, उसको समर्थन दिया जाता था। वहीं ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च की मान्यताओं को समर्थन दिया जाता था। रूस की बात करें तो रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की जो शाखा थी, जिसे रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था, उसकी मान्यताओं को समर्थन देते थे। तो इनका कहना यह था कि सभी धर्मों को या सभी धर्म में जितने भी पंथ हैं उन सबको बराबरी का महत्व दिया जाए। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी वाला सही है। ये लोग वंशवादी शासकों की जो अनियंत्रित शक्ति है उसका विरोध करते थे। हालांकि ये लोग लोकतंत्रवादी नहीं थे। इन्होंने वोट डालने की जो अपील है या वोट डालने का जो अधिकार है वो केवल संपन्न लोगों को या फिर धनाढ्य लोगों को देने का
समर्थन किया है, तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के फेवर में नहीं थे, तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। ये लोग निर्वाचित सरकार के फेवर में थे। इनका मानना ये है कि निर्वाचित सरकार हो और ऐसी सरकार में वहाँ की जो है प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं वो भी कंट्रोल में रहें, और वो सब लोग एक न्याय व्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था के तहत एक अच्छी खासी न्यायपालिका के अंडर में काम करें, ऐसा इनका मानना था। तो ये लोग राजा के द्वारा नियुक्त सरकार के फेवर में नहीं थे, बल्कि ये जो है कुछ लोगों के द्वारा चुनी हुई निर्वाचित सरकार जो है उसके फेवर में थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, इन 7 का बी वाला। 8वां प्रश्न है, 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में रूढ़वादियों के विचार क्या थे? उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। उनका मानना था कि परिवर्तन धीमी प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। वे ऐसे किसी परिवर्तन के पूर्णतया विरोधी थे। देखिए 19वीं सदी में आते आते जो रूढ़वादी तबका है, इन कंजर्वेटिव्स हैं, उनको भी लगने लगा है कि परिवर्तन कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी आवश्यकता को महसूस करने लगे थे। हालांकि उन्होंने ये कंडीशन रखी कि परिवर्तन एकदम से नहीं होना चाहिए, परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो धीमी गति से होनी चाहिए, ताकि उनके जो पुराने मूल्य हैं उनको आघात न पहुंचे। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। 9वां प्रश्न है, समाज को विकसित करने के लिए उदारवादी और कट्टरपंथी विश्वास करते थे व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यम के मूल्य में, पुराने अवजात वर्ग के विशेषाधिकारों में, पूंजी के संकेंद्रण में, या उपयुक्त सभी में। देखिए उदारवादी और कट्टरपंथी समाज को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यम के मूल्य में विश्वास करते थे, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, यूरोप के उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे क्योंकि वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि केवल संपत्तिधारी पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। देखिए जैसा कि अभी मैंने आपके इनके बारे में बताया था, उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे। इनका मानना यह था कि केवल जो संपत्तिधारी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उन्हें ही वोट डालने का अधिकार मिले, और यूरोप के संदर्भ में केवल पुरुषों को ही वोट डालने के अधिकार की वकालत की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि उपयुक्त सभी। 11वां प्रश्न है, यूरोप के आमूल परिवर्तनवादी किसके विरोधी थे? निजी संपत्ति के संकेंद्रण के, महिलाओं को मताधिकार देने के, बहुमत के समर्थन आधारित सरकार के। देखिए जो आमूल परिवर्तनवादी हैं, जिनको कट्टरपंथी भी कहा जाता है, इन लोगों ने निजी संपत्ति के संदर्भ में विरोध नहीं किया है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध किया है। तो ये निजी संपत्ति के संकेंद्रण का विरोधी करते थे, न कि निजी संपत्ति का। इनमें से कुछ लोग जो थे वो महिलाओं के मताधिकार के फेवर में भी थे, और ये लोग जो है बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार की डिमांड कर रहे थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, निजी संपत्ति के संकेंद्रण के। 12वां प्रश्न है, ब्रिटेन की सरकार समर्थन करती थी चर्च ऑफ इंग्लैंड का, कैथोलिक चर्च का, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का, उपरोक्त सभी का। देखिए ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो प्रोटेस्टेंट मान्यताएं थी उनका समर्थन करती थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 13वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? अचानक ऐसा लगा कि 18वीं सदी के कुलीन समाज को बदलना संभव है। हालांकि हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था। कुछ लोग क्रमिक बदलाव चाहते थे, जबकि अन्य समाज का पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में, उसके बाद लोगों को लगने लगा है कि वाकई में समाज को बदलना संभव है। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। हालांकि जैसा कि आपको बताया कि वहां पर भी 3 प्रकार के लोग थे, कुछ रूढ़वादी थे, उदारवादी थे, कुछ कट्टरपंथी थे। तो यहां पर हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था, तो ये वाला भी सही है। कुछ लोग जो थे क्रमिक बदलाव चाहते थे, जबकि क्रमिक का मतलब रूढ़वादी जो तबका है वो मानता था कि धीरे धीरे बदलाव की प्रक्रिया है, जबकि जो कट्टरपंथी हैं उनका मानना था तीव्र गति से बदलाव आए। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, समकालीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? औद्योगिक क्रांति हुई, नए शहर बने, रेलवे का विस्तार हुआ, उपरोक्त सभी।
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, औद्योगिक क्रांति के साथ साथ नए शहर बसे हैं, रेलवे का भी विस्तार हुआ है। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? नए शहरों की बढ़ोतरी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, वायु मार्गों का विस्तार, औद्योगिक क्रांति। 19वीं सदी का पूर्वार्ध का मतलब आप समझ रहे हैं? 19वीं सदी का मतलब ही जान लीजिए आप। 1800 से लेकर जो 1899 के बीच का समय है 19वीं सदी कहलाएगा। पूर्वार्ध का मतलब हो गया कि जो आधे से जो इसका जो 1850 के आगे का जो हिस्सा है उसकी बात हो रही है, उससे आगे की बात हो रही है। तो देखिए, उससे आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब औद्योगिक क्रांति हुई है तो औद्योगिक क्रांति के साथ औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी हुआ है, नए शहरों की बढ़ोतरी भी हुई है। हालांकि जो वायु मार्गों का जो विस्तार है ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है, यानी 20वीं सदी के स्टार्टिंग में हुआ है, ना कि 18वीं सदी में। तो यहां पर आपका जो गलत वाला है यह सी वाला। 16वां प्रश्न है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? काम के ज्यादा घंटे और कम वेतन, बेरोजगारी, प्राथमिक शिक्षा, आवास और जल निकासी। देखिए, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब औद्योगिकरण चरम पर था तब वहां पर मजदूरों से 14-14, 15-15 घंटे फैक्ट्री में काम लिया जाता था। इसके अलावा कई बार क्या होता था, मांग कम हो जाती थी, तो मांग कम हो जाने पर फैक्ट्री मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ जाती थी। साथ ही साथ नए नए शहरों का विकास हो रहा था। गांव से लेकर निकलकर लोग जो है शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, शहरों की ओर जा रहे थे। तो शहरों में लोगों के आवास और उनके जल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय काम के ज़्यादा घंटे और कम वेतन ये मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, आवास और जल निकासी ये मुद्दा था। हालांकि प्राथमिक शिक्षा जो है उनकी दूर दूर तक कहीं भी मुद्दे में नहीं था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी प्राथमिक शिक्षा। 17वां प्रश्न है, 1815 में जो लोग यूरोप में मौजूदा सरकारों को तत्काल समाप्त करना चाहते थे उन्हें कहा जाता था राष्ट्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी, कट्टरपंथी। देखिए, 1815 तक आते आते जो राष्ट्रवादी, उदारवादी और कट्टरपंथी खेमा है ये यूरोप में मौजूद जो राजशाही सरकारें हैं उनको उखाड़कर वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 18वां प्रश्न है, क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी? वे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे, वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं या इनमें से कोई नहीं? देखिए, क्रांतिकारियों का मतलब यह था कि राष्ट्र बनने चाहिए, किसी शासक का अधीन देश नहीं रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्र में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, विशेषाधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी ए और बी दोनों। 19वां प्रश्न है, महिलाओं के सफ्रागेट मूवमेंट का समर्थन कौन सा समूह था? उदारवादी, कट्टरपंथी, रूढ़िवादी या इनमें से कोई नहीं? सफ्रागेट मूवमेंट का मतलब है मताधिकार आंदोलन। कई बार यहां पर अंग्रेजी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सफ्रागेट मूवमेंट का समर्थन कौन कौन से ग्रुप ने किया है, किन किन लोगों ने किया है। तो सफ्रागेट का मतलब होता है मताधिकार आंदोलन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महिलाओं के मताधिकार के फेवर में कट्टरपंथी थे, यानी आमूल परिवर्तनवादियों ने इनका समर्थन किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 20वां प्रश्न है, इटली में क्रांति लाने के लिए किसने राजा के खिलाफ साजिश रची? बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, मिराबियो, गिसेप्पे मेजनी। देखिए, इटली में गिसेप्पे मेजनी ने राजा के खिलाफ साजिश रची ताकि वहां पर क्रांति आ सके। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 21वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किन चीजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे? पूंजीवाद, निजी संपत्ति पर आधारित शासन, लोकतंत्र, ए और बी दोनों। देखिए, कार्ल मार्क्स सभी प्रकार की फसाद की जड़ निजी संपत्ति पर आधारित शासन को मानते थे और पूंजीवाद को मानते थे। इनका मानना यह था कि चंद लोगों के हाथ में जो पूंजी का संकेंद्रण हो गया है इसकी वजह से समाज में समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी मनमर्जी से जो वहाँ की सरकार है उनको चला रहे हैं। तो ये पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित जो शासन व्यवस्था है इसके अगेंस्ट थे।
तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका डी वाला, यानी ए और बी दोनों। 22वां प्रश्न है, यूरोप में 19वीं सदी के मध्य तक समाज के पुनर्गठन पर जिस विचार ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया वह था पूंजीवाद, समाजवाद, तानाशाही, राष्ट्रवाद। देखिए 19वीं सदी के मध्य तक लोग अपने व्यक्तिगत हितों से हटकर अब समाज के बारे में सोचने लगे, इस सामूहिक हितों के बारे में सोचने लगे। तो यहाँ पर जो समाजवाद का विचार है इस पर लोगों का व्यापक ध्यान गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 23वां प्रश्न है, सर्वहारा शब्द का अर्थ है मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी, अभिजात वर्ग, शासक वर्ग। देखिए सर्वहारा का मतलब होता है कि समाज की वह श्रेणी जो अपने शारीरिक श्रम से जीवन यापन करती है। इसमें मजदूर आ जाते हैं, कभी कभार इसमें जो गरीब किसान होते हैं या फिर जो भूमिहीन किसान होते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। और ये सर्वहारा शब्द जो है कार्ल मार्क्स ने दिया है, ये समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, समाजवाद के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी कि मजदूर वर्ग। 24वां प्रश्न है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था? लेनिन और ट्रोट्स्की, निकोलस द्वितीय, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, जोसेफ स्टालिन। देखिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, समाजवाद का मुख्य विचार क्या था? निजी स्वामित्व, वर्गहीन समाज, धार्मिक शासन, राजतंत्र। देखिए समाजवाद जो है ये पूंजीवाद को सारे फसाद की जड़ मानते थे। इनका मानना यह था कि पूंजी की वजह से ही लोगों में क्लासेस बनती हैं, कोई ऊंचा अपने आप को मानता है, कोई नीचा मानता है। तो ये लोगों ने जो है वर्गहीन समाज की कल्पना की थी, यानी एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां पर सभी लोग समान हों। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 26वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? समाजवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी या वाणिज्यवादी? देखिए ये दोनों ही लोग जर्मन दार्शनिक थे और ये समाजवादी थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 27वां प्रश्न है, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया था लेनिन ने, केनेस्की ने, प्रिंस लियोव ने, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो पूंजीपति वर्ग है भले वो ये कहता है कि हम मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अंततः वो उनका शोषण ही कर रहा है। मजदूर जो कुछ भी अपना श्रम करते हैं वो पूरा का पूरा मुनाफा पूंजीपतियों को ही जाता है। तो इसी वजह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 28वां प्रश्न है, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? धन के समान वितरण को, उत्पादन के साधनों पर समाज के अधिकार को, निजी संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। समाजवादी जो हैं सभी बुराइयों की जड़ निजी संपत्ति को मानते थे। इनका मानना था कि निजी संपत्ति का संचय ही सभी बुराइयों की जड़ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 29वां प्रश्न है, समाजवाद का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो निम्न पर आधारित हो: उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का राज्य स्वामित्व, व्यक्तिगत धन संचय, सामंती समाज। देखिए समाजवाद में वर्गहीन समाज की कल्पना की गई है। तो वर्गहीन समाज तभी संभव है जब सरकार के हाथ में सारी संपत्ति हो और सरकार उसे या तो लोगों को सौंप दे या फिर अपने अकॉर्डिंग जनता में उसका बंटवारा करे। तो यहाँ पर उत्पादन के साधनों का जो राज्य स्वामित्व है ये इस पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 30वां प्रश्न है, निम्न में से फ्रांसीसी समाजवादी कौन था? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लांक। देखिए यहां पर फ्रांसीसी की बात हो रही है। तो यहां पर जो लुई ब्लांक हैं ये फ्रांसीसी समाजवादी थे। वहीं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे ये जर्मन समाजवादी थे, ये जर्मन थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 31वां प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन किस देश का समाजवादी उद्योगपति था? रूसी, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, जर्मनी।
देखिए रॉबर्ट ओवन जो था वो इंग्लैंड से था और इसने अमेरिका के स्टेट इंडियाना में एक नया समन्वय नाम का एक समाज चलाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी ब्रिटिश। 32वां प्रश्न है, विश्व में पहली बार समाजवादी राज्य की स्थापना कहां हुई? फ्रांस, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है कि पहली बार समाजवादी शासन की स्थापना किस देश में हुई थी? रूस में हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 33वां प्रश्न है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से, समाजवाद से, सामंतवाद से। देखिए द्वितीय इंटरनेशनल संस्था जो है इसका संबंध समाजवाद से था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 34वां प्रश्न है, रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय, पीटर द ग्रेट, निकोलस द्वितीय। देखिए रूसी भाषा में जार का अर्थ होता है शासक या सम्राट। तो रूस का अंतिम जार या अंतिम सम्राट जो था वो निकोलस द्वितीय था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 35वां प्रश्न है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार निकोलस प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। देखिए अक्टूबर 1917 की जो क्रांति हुई है उससे पहले रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 36वां प्रश्न है, जार किस देश का शासक था? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। जैसा कि मैंने आपको बताया रूसी में सम्राट को जार कहा जाता है। तो जार जो है रूस का शासक था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 37वां प्रश्न है, रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म था रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इस्लाम। देखिए रूसी साम्राज्य में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकली हुई शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के मान्यताओं को माना जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। 38वां प्रश्न है, रूस में रेल नेटवर्क का विकास कब हुआ? 1860 के दशक में, 1870 के दशक में, 1880 के दशक में, 1890 के दशक में। देखिए यहाँ पर रेल नेटवर्क का विकास जो है 1890 के दशक में हुआ था और इसी के साथ यहाँ पर निवेश भी बढ़ गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 39वां प्रश्न है, क्रांति पूर्व रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल कब हुई? 1914, 1896-97, 1916, 1904। देखिए 1905 की क्रांति से पहले रूस के सूती वस्त्र उद्योग में जो हड़ताल हुई है 1896-97 में हुई है। 1902 में यहाँ पर जो है आयरन फैक्ट्री में हड़ताल हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, रूसी किसान अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे क्योंकि उन्हें कुलीन वर्ग का कोई सम्मान नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन एक साथ जोड़ ली, वे नियमित लगान चुकाते थे। देखिए ये जो रूसी किसान हैं ये फ्रांसीसी किसानों की तुलना में ये लोग अपने कुलीन वर्ग का सम्मान नहीं करते थे, बल्कि कई बार ये चाहते थे कि उनसे आज़ाद हो जाएं। ये उनको कर भी नहीं चुकाते थे। यहाँ पर एक कम्यून नाम का सिस्टम था जिसके तहत ये लोग अपनी ज़मीनों को साझा करके उन पर खेती करते थे। तो यहाँ पर आपका ए और बी सही है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी ए और बी दोनों। 41वां प्रश्न है, रूस में किसानों के कम्यून को किस नाम से जाना जाता था? जार, ड्यूमा, मीर, कोसेक्स। देखिए कम्यून यहाँ पर एक संस्था थी जो कि किसानों के बीच जमीन का बंटवारा करती थी। यहाँ के किसान जो समय समय पर अपनी जमीनों को कम्यून को सौंप देते थे। तो कम्यून जो है उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग जमीनों का बंटवारा करती थी। कम्यून को मीर भी कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 42वां प्रश्न है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1898 में समाजवादियों के द्वारा, 1899 में कम्युनिस्टों के द्वारा, 1899 में उदारवादियों द्वारा, 1899 में मध्यम वर्ग द्वारा। देखिए रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में समाजवादियों के द्वारा की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 43वां प्रश्न है, रूस में
समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ? 1898, 1900, 1905, 1910। रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन सन 1900 में हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 44वां प्रश्न है, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका गठन ग्रामीण इलाकों में सक्रिय समाजवादियों द्वारा किया गया। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और कुलीनों से भूमि हस्तांतरण की मांग की। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले एकजुट समूह थे या उपरोक्त सभी? देखिए, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का जो गठन है यह ग्रामीण इलाकों में सक्रिय समाजवादियों के द्वारा किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है और कुलीनों से भूमि को पुनः किसानों को हस्तांतरण करने की डिमांड की है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। हालांकि जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी थी, इसके जो समर्थक थे अपने अंदरूनी तौर पर यानी कि पार्टी के स्तर पर ये आपस में संगठित नहीं थे। तो यहाँ पर ये एकजुट समूह नहीं थे, इनके बीच में भी विचारों को लेकर मतभेद थे। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका सी वाला। 45वां प्रश्न है, बोल्शेविक का क्या अर्थ है? अल्पसंख्यक, बहुमत, श्रमिक, किसान। देखिए, रूसी भाषा में बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 46वां प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? मैक्सिम गोर्की, लियोन ट्रोट्स्की, व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक पार्टी का नेता या बोल्शेविक खेमे का मुखिया व्लादिमीर लेनिन था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 47वां प्रश्न है, लेनिन का असली नाम क्या था? योसेफ विसारियोनोविच, लेव डेविडोविच, व्लादिमीर इलिच उलियानोव, निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच। देखिए, लेनिन का जो असली नाम था ये व्लादिमीर इलिच उलियानोव था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 48वां प्रश्न है, मेनसेविक कौन थे? लेनिन के समर्थक, बोल्शेविकों के विरोधी, सैन्य नेता, विदेशी आक्रमणकारी। देखिए, मेनसेविक का अर्थ होता है अल्पमत वाले, यानी जिनका बहुमत कम है, अल्पमत। तो ये लोग जो थे बोल्शेविकों के विरोधी थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 49वां प्रश्न है, लेनिन ने किस पार्टी का नेतृत्व किया था? मेनसेविक, बोल्शेविक, समाजवादी क्रांतिकारी, कैडेट। देखिए, लेनिन जो है बोल्शेविक खेमे का मुखिया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 50वां प्रश्न है, बोल्शेविकों ने किस राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दिया? पूंजीवाद, फासीवाद, समाजवाद, राजतंत्रवाद। देखिए, बोल्शेविक जो थे ये समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो इन्होंने समाजवाद को बढ़ावा दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 51वां प्रश्न है, बोल्शेविकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना, पूंजीवादी शासन को समाप्त करना, जार का समर्थन करना, निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना। चूंकि बोल्शेविक जो थे समाजवादी लोग थे और ये जो सभी प्रकार की बुराइयों को पूंजीवाद में देखते थे, तो ये लोग पूंजीवादी शासन को समाप्त करना चाहते थे। यही उनका मेन उद्देश्य था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 52वां प्रश्न है, बोल्शेविक किस प्रकार की सरकार स्थापित करना चाहते थे? लोकतंत्र, समाजवादी राज्य, राजशाही, धर्मतंत्र। चूंकि बोल्शेविक जो थे समाजवादी विचारधारा का अनुसरण करते थे, तो ये समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 53वां प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी का मुख्य ध्यान किस पर था? राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक लाभ, सैन्य विस्तार, सामाजिक समानता। ये लोग जो हैं सामाजिक समानता के पक्षधर थे। तो यहां सही आंसर है आपका डी वाला। 54वां प्रश्न है, राज्य और क्रांति पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, जोसेफ स्टालिन,
व्लादिमीर लेनिन। देखिए, राज्य और क्रांति जो पुस्तक है ये व्लादिमीर लेनिन ने लिखी है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। जबकि कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी है। 55वां प्रश्न है, रूस के संदर्भ में शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? चेरनोव, रासपुतिन, लेनिन, ट्रोट्स्की। देखिए, रूस के संदर्भ में शांति, भूमि और रोटी का जो नारा है ये व्लादिमीर लेनिन ने दिया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 56वां प्रश्न है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, शांति, भूमि और रोटी का, राजशाही को बनाए रखने का, अभिजात वर्ग को अधिक शक्ति देने का। देखिए, इन लोगों ने शांति, भूमि और रोटी का नारा दिया था, तो यही इनका वादा था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 57वां प्रश्न है, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की स्थापना कब हुई? 1904, 1905, 1917, 1918। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की स्थापना जो है 1904 में की गई थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रूसी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ईस्ट लंदन, ग्रीनलैंड। आपको यहां पर कोड का उपयोग करके सही विकल्प चुनना है। देखिए, 1905 की क्रांति से पहले रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो थे ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। ईस्ट लंदन और ग्रीनलैंड जो हैं ये रूस में नहीं पड़ते हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है 3 और 4। केवल 3 और 4 ये औद्योगिक क्षेत्र इसमें नहीं है। 59वां प्रश्न है, शांति, भूमि और रोटी का नारा क्या दर्शाता था? शांति संधियां, बोल्शेविक मांगे, जार के सुधार, औद्योगिक नीतियां। देखिए, ये नारा जो है बोल्शेविक पार्टी ने दिया था, तो शांति, भूमि और रोटी जो थी ये बोल्शेविक मांगे थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 60वां प्रश्न है, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? ड्यूमा, मीर, जदीदी, जार। देखिए, रूसी साम्राज्य के अंतर्गत मुस्लिम धर्म सुधारक जो हैं ये जदीदी कहलाते थे, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 61वां प्रश्न है, 1905 की रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता, जार के प्रति व्यापक असंतोष, युद्धों में सफलता। देखिए, ये लोग जार के निरंकुश रवैये से परेशान थे, क्योंकि जार जो था संसद के अधीन नहीं था और मनमाने ढंग से अपनी सरकार चला रहा था, तो जार के प्रति जो व्यापक असंतोष था इसकी परिणति 1905 की रूसी क्रांति में देखी गई, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 62वां प्रश्न है, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? वकील और डॉक्टर, इंजीनियर, मध्यवर्गीय कामगार, उपरोक्त सभी। देखिए, जिस समय रूस में जो खूनी रविवार की घटना हुई है 1905 में, जब मजदूरों का जुलूस जो है शासक के महल के सामने पहुंचा है, तब वहां पे पुलिस से भिड़ंत हो गई है और करीब 100 मजदूर मारे गए हैं। उसके बाद देश भर में इनके समर्थन में छात्रों ने अपने स्कूल कॉलेजों को बंद करवा दिया, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। यहाँ के जो संपन्न तबके के लोग थे, यानी पढ़े लिखे प्रबुद्ध तबके के लोग थे, जिसमें वकील और डॉक्टर शामिल थे, इंजीनियर, मध्यम वर्गीय लोग शामिल थे, ये भी इनके समर्थन में उतर पड़े हैं। तो इन्होंने मिलकर जो है यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 63वां प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? रॉबर्ट ओवन, पादरी गैपोन, फादर टेटे, लेनिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक फैक्ट्री से 4 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। इनके समर्थन में जो है अन्य जगहों के मजदूर भी इकट्ठे होने लगे, तो एक पादरी गैपोन है, इनके समर्थन में मजदूरों का जो जुलूस है ये विंटर पैलेस के सामने पहुंचा है। वहां पर इनकी भिड़ंत जो है पुलिस और कोसेक से हो गई है, जिसमें कि करीब 100 मजदूर मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी कि पादरी गैपोन। 64वां प्रश्न है, विंटर पैलेस में मजदूरों के जुलूस पर पुलिस ने हमला किया जिसमें 100 मजदूर मारे गए। इस घटना को कहा जाता है काला रविवार, खूनी रविवार, विद्रोही रविवार, दुर्भाग्यपूर्ण रविवार। इसे जो है ब्लडी संडे या फिर खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। और ये घटना जो है रूस के जूलियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी। कई बार पूछ ली जाती है तारीख कि खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। ये 22 जनवरी 1905। 65वां प्रश्न है, रूस में फरवरी क्रांति को गति देने वाली घटना थी अक्टूबर घोषणा पत्र, विंटर पैलेस पर हमला, खूनी रविवार नरसंहार, जार निकोलस द्वितीय का त्याग। देखिए, जब खूनी रविवार की घटना घटित हुई है तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया है और सभी लोगों ने फिर मजदूरों को समर्थन दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी खूनी रविवार नरसंहार। 66वां प्रश्न है, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? 1917 की क्रांति को, 1915 की क्रांति को, 1907 की क्रांति को, 1905 की क्रांति को। देखिए, रूस में जो 1905 की क्रांति है इसको खूनी रविवार की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 67वां प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल पर गए श्रमिकों की क्या मांगें थीं? काम के समय को घटाकर 8 घंटे करना, मजदूरी में वृद्धि करना, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना या उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 20वीं सदी की स्टार्टिंग में जो मजदूर थे उनसे काम जो है अंधाधुंध लिया जाता था। यानी जो बड़ी फैक्ट्रियाँ थी उनमें करीब 12 से 13 घंटे और छोटे छोटे जो कारखाने थे उनमें 15 से 16 घंटे काम लिया जाता था। इसके अलावा मजदूरी बहुत कम थी और उनकी जो कामकाजी परिस्थितियाँ उनमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो ये लोग इन सभी चीज़ों की डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपयुक्त सभी। 68वां प्रश्न है, 1905 की रूसी क्रांति में किस युद्ध ने योगदान दिया? प्रथम विश्व युद्ध, रूस जापानी युद्ध, क्रीमियन युद्ध, नेपोलियन युद्ध। देखिए, 1905 में जो हालात वहाँ पे बिगड़ते चले गए हैं इसके पीछे रूसी जापानी युद्ध जो है ये भी जिम्मेदार था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 69वां प्रश्न है, रूसी संसद का नाम क्या था? डाइट, रेहस्टाग, ड्यूमा, सीनेट। रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 70वां प्रश्न है, रूस में प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1915 में, 1917 में। देखिए, जब खूनी रविवार की घटना घटित हो गई है उसके बाद जनाक्रोश बढ़ता गया है। तो ऐसे में जनाक्रोश बढ़ता देखकर जो जार निकोलस द्वितीय है उसने अपना कूटनीतिक दिमाग चलाया है। उसने जो है संसद या फिर ड्यूमा का गठन किया है। हालांकि जो पहली संसद या ड्यूमा थी ये 75 दिन तक ही चली थी। इसके बाद दूसरी ड्यूमा का कार्यकाल लगभग 3 महीने तक रहा था। और जो तीसरी ड्यूमा थी उसमें इसने जो अपना जो रूढ़वादी तबका है यानी इसके जो फेवर के लोग हैं उनको इसमें शामिल कर दिया था। जबकि उदारवादी और जो क्रांतिकारी खेमे के लोग थे, उदारवादी या फिर कट्टरपंथी लोग थे, वो इस खेमे में शामिल नहीं हो पाए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, 70 का ए। 71वां प्रश्न है, रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रोट्स्की, अलेक्जेंडर केनेस्की। देखिए, रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का जो नेतृत्व है ये व्लादिमीर लेनिन ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 72वां प्रश्न है, जार ने प्रथम ड्यूमा को उसके चुनाव के 75 दिनों के भीतर ही क्यों बर्खास्त कर दिया? क्योंकि वह अच्छे निर्णय लेने में असमर्थ था, क्योंकि जार नहीं चाहता था कि कोई उसके अधिकार पर सवाल उठाए, क्योंकि उसने राष्ट्रवादियों की दीनता स्वीकार कर ली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जार ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ता जा रहा है, विद्रोह बढ़ता जा रहा है, तो उसने अपना कूटनीतिक दिमाग लगाया। उसने ड्यूमा का गठन तो कर दिया लेकिन बाद में इसको 75 दिनों के बाद बर्खास्त भी कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसके ऊपर कोई रोक टोक लगाए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, क्योंकि जार नहीं चाहता था
कि कोई उसके अधिकार पर सवाल उठाए। 73वां प्रश्न है, रूस में 1905 के बाद अधिकांश समितियां और ट्रेड यूनियनें अवैध घोषित की गईं, वैध घोषित की गईं, सक्रिय की गईं या उपरोक्त में से कोई नहीं। 1905 की जो क्रांति हुई है उसके बाद यहाँ के सम्राट ने सख्ती बरती है और सख्ती के तहत यहाँ पर जो अधिकांश समितियाँ थी या ट्रेड यूनियन थी उनको अवैध घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर जो कई सारी ट्रेड यूनियन या फिर जो समितियाँ वगैरह थी या फिर जो पार्टियाँ बन चुकी थी वो चोरी छिपे या फिर कह सकते हैं अवैध ढंग से काम करने लगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 74वां प्रश्न है, 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का दर्जा क्या था? वे गैरकानूनी थे, वहाँ बहुदलीय प्रणाली थी, वहाँ दो दलीय प्रणाली थी, वहाँ एक दलीय प्रणाली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया 1905 की क्रांति के बाद निकोलस जार ने सख्त कदम उठाए हैं और इसने वहाँ की जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियाँ हैं या फिर ट्रेड यूनियन हैं, इनको अवैधानिक घोषित कर दिया है, यानी इनको गैरकानूनी घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 75वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, तुर्की और जैसे देश शामिल थे? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है इसमें केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल थे। देखिए केंद्रीय शक्तियों को जो है धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है, यानी इन तीन देशों को धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 76वां प्रश्न है, 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रिया या उपरोक्त सभी? देखिए जो पहला विश्व युद्ध हुआ है इसमें रूस ने जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 77वां प्रश्न है, 1914-1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस की सेना की स्थिति क्या थी? रूसी सेना ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बहुत तबाही मचाई, इसने बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला और विजयी हुई। रूसी सेना बुरी तरह हारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 1914 से लेकर 1916 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध है इस दौरान रूसी सेना लगातार हारती गई। यहाँ पर दो मोर्चों पर लड़ाई चल रही थी। एक तो यहाँ पर पश्चिमी मोर्चा था यूरोप का और पूर्वी मोर्चा था। पूर्वी मोर्चे पर रसिया की सेना थी और पश्चिमी मोर्चे पर यहाँ पे फ्रांस की सेना थी। तो फ्रांस की सेना ने तो जो केंद्रीय शक्तियाँ इनको पछाड़ दिया था, जबकि जो रूसी मोर्चा था यानी यूरोप का जो पूर्वी मोर्चा था यहाँ पे रूसी सेनाएं पिछड़ रही थी। तो रूसी सेना इस समय बुरी तरह हार रही थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 78वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जार के प्रति लोगों का समर्थन धीरे धीरे कम क्यों होने लगा? बढ़ती कीमतों के कारण, सेना युद्ध से तंग आ चुकी थी, जार ने ड्यूमा में मुख्य दलों से परामर्श लेना बंद कर दिया या उपरोक्त सभी? देखिए स्टार्टिंग में तो जो रूस की जनता है उसने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए समर्थन दिया है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया है तो वैसे वैसे वहाँ पर खाद्यान्न की दिक्कत होने लगी है, जरूरी जो चीज़ें हैं उनका प्राइस बढ़ने लगा है और लोग भी जो हैं अब युद्ध से तंग आने लगे हैं, खास करके सैनिक भी तंग आने लगे हैं। और युद्ध की डेट बढ़ने के साथ साथ जो ड्यूमा है, ड्यूमा के सदस्यों से भी जार ने परामर्श करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं अब जार के प्रति समर्थन कम करने लगे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 79वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था? पेट्रोग्राद, बर्कोयांस्क, लेनिनग्राद, इर्कुत्स्क। देखिए लोगों का मानना यह था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है एक जर्मन नाम है, तो जर्मन विरोधी भावनाओं की वजह से इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। हालांकि बाद में पेट्रोग्राद का नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया। तो उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 80वां प्रश्न है, जार की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा किस मूल की थी? जर्मन मूल, फ्रांसीसी मूल, रूसी मूल, डच मूल। देखिए जार की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा जो है ये जर्मन मूल की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला।
81वां प्रश्न है, जारीना का सलाहकार जिसने राजतंत्र को बदनाम किया, केरेंस्की, रासपुतिन, व्लादिमीर पुतिन, लेनिन। देखिए यहाँ पर जो शासक के सलाहकार हैं या फिर इनकी जो पत्नी है जारीना, इनके सलाहकारों में एक यहाँ पर सन्यासी था, एक भिक्षु था रासपुतिन नाम का। उसने इन्हें जो सलाह दी है वो सलाह कहीं ना कहीं लोगों के हित में नहीं दी। तो इस वजह से, इसकी सलाह देने की वजह से, इसके साथ होने की वजह से जो यहाँ की राजशाही है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी रासपुतिन। 82वां प्रश्न है, 22 फरवरी 1917 को नेवा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक कारखाने में तालाबंदी क्यों हुई? ठंड और भारी हिमपात की वजह से, श्रमिकों को जबरन सेना में भर्ती करने के कारण, श्रमिकों के क्वार्टरों में खाद्य पदार्थों की कमी के कारण, या ए और सी दोनों। देखिए यहाँ पर जो फरवरी 1917 की स्थिति है, इस समय रूस में ठंड बहुत भयंकर पड़ रही थी, ठंड भी पड़ रही थी, भारी हिमपात हो रहा था। इसके अलावा युद्ध तो चल ही रहा था। युद्ध चलने की वजह से जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कमी हो रही थी, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पर दोनों ही कारण थे, एक तो ठंड और भारी हिमपात भी हो रहा था, दूसरी ओर शहरों में जो श्रमिकों के क्वार्टर हैं नदी के दाहिने किनारे पर, वहाँ पर खाद्य पदार्थों की कमी भी हो गई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी कि ए और सी दोनों। 83वां प्रश्न है, 27 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राद में सैनिक और हड़ताली कर्मचारी एक परिषद बनाने के लिए एकत्र हुए जिसका नाम था विधान परिषद, पेट्रोग्राद सोवियत, मॉस्को संघ, रूसी परिषद। देखिए 27 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राद में जो सैनिक थे, सैनिकों को आदेश दिया गया था कि हड़ताली लोगों पर गोली चलाएं। ठीक है, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने अपने शासक की बात नहीं मानी और जो हड़ताली मजदूर हैं इनके साथ ये भी शामिल हो गए। तो ये लोग जो ड्यूमा वाले महल में पहुंच गए, जहाँ पे ड्यूमा की संसद की बैठकें हुआ करती थी, उसी महल में जाकर ये लोग भी पहुंच गए। तो वहाँ पर इन्होंने जो है पेट्रोग्राद सोवियत नाम की एक स्थानीय संस्था है वो बनाई है, यानी स्थानीय निकाय की स्थापना की है जिसको पेट्रोग्राद सोवियत कहा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 84वां प्रश्न है, सरकार ने ड्यूमा को कब निलंबित किया? 25 फरवरी 1917, 26 फरवरी 1917, 27 फरवरी 1917, 28 फरवरी 1917। देखिए सरकार ने बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए ड्यूमा को जो है 25 फरवरी 1917 को निलंबित कर दिया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 85वां प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय ने कब राजगद्दी त्यागी? 28 फरवरी 1917, 2 मार्च 1917, 10 अप्रैल 1917, 15 मई 1918। जब लगातार विरोध बढ़ता गया और पेट्रोग्राद सोवियत का गठन भी कर लिया गया, तो इसके कुछ प्रतिनिधि जो थे शासक से मिलने गए और उन्होंने शासक को समझाया कि अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है, तो आप अपनी राजगद्दी अपने आप ही छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब ऐसी सिचुएशन शासक ने देखी है तो उसने 2 मार्च 1917 को अपनी राजगद्दी छोड़ दी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 85 का बी वाला। 86वां प्रश्न है, 1917 में जार निकोलस द्वितीय के गद्दी त्यागने के बाद सोवियत नेताओं और ड्यूमा नेताओं ने किसका गठन किया? देश चलाने के लिए राष्ट्रीय सरकार, देश चलाने के लिए स्थानीय सरकार, देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार, देश चलाने के लिए राजतंत्री सरकार। देखिए जब जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया है, उसके बाद जो सोवियत नेता हैं, यानी पेट्रोग्राद सोवियत के जो नेता हैं, मजदूर और सैन्य अधिकारी वगैरह हैं, ये लोग, और जो ड्यूमा के जो निलंबित ड्यूमा थी उसके जो नेता थे, इन लोगों ने मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया है। और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम जो संविधान सभा है उसके लिए चुनाव कराएंगे, संविधान सभा ही देश के भविष्य का फैसला करेगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार। 87वां प्रश्न है, सोवियत कौन थे? स्थानीय और स्वशासी संगठन, समाजवादी संगठन, राजशाही समर्थक, विदेशी राजनयिक। देखिए रसियन भाषा में सोवियत का अर्थ होता है स्थानीय और स्वशासी संगठन। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 88वां प्रश्न है, 1917 की फरवरी क्रांति का परिणाम क्या था? जार सत्ता में रहा, लेनिन जार बन गया, जार को उखाड़ फेंका गया, रूस ने प्रथम विश्व युद्ध छोड़ दिया। फरवरी 1917 की जो क्रांति हुई है उसका परिणाम यह हुआ कि जार को उखाड़ फेंका गया,
जार को अपनी गद्दी परमानेंटली छोड़नी पड़ी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 89वां प्रश्न है, श्रमिकों और सैनिकों की परिषदों के लिए रूसी शब्द क्या है? ड्यूमा, सोवियत, बोल्शेविक, मेंशेविक। देखिए, पेट्रोग्राद में श्रमिकों और सैनिकों ने जो परिषद गठित की थी उसे पेट्रोग्राद सोवियत कहा गया है, तो सोवियत शब्द है इसके लिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है 89 का बी वाला। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं कई बार क्या होता है, एक ही प्रश्न कई अन्य रूपों से डाल देता हूं ताकि कभी एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। 90वां प्रश्न है, रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? फरवरी 1907 में, फरवरी 1917 में, अक्टूबर 1907 में, अक्टूबर 1917 में। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, चूंकि रूस में जो कैलेंडर था वो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं था, वहाँ पे जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था। और जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2 मार्च 1917 को जार ने अपनी सत्ता छोड़ी थी, यानी अपनी गद्दी त्याग दी थी। तो देखा जाए तो मार्च की स्टार्टिंग है और फरवरी की एंडिंग ही है। तो कह सकते हैं रूस में जो राजशाही का अंत हुआ है वो फरवरी 1917 में हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 91वां प्रश्न है, पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया था? किसानों ने, सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने, भूस्वामियों ने, फैक्ट्री मालिकों ने। पेट्रोग्राद सोवियत का जो गठन है ये सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 92वां प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति ने किस शासन को उखाड़ फेंका? लोकतांत्रिक सरकार को, फांसीवादी सरकार को, राजशाही सरकार को, सैन्य तानाशाही को। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1917 की जो रूसी क्रांति है इसने जार निकोलस द्वितीय के शासन को उखाड़ फेंका है, यानी कि राजशाही सरकार को इसने उखाड़ फेंका है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 93वां प्रश्न है, रूस में अंतरिम सरकार में कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, मजदूर। जैसा कि आप लोग जानते हैं अंतरिम सरकार का गठन जो है सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर किया है। तो सोवियत को मजदूरों ने और सिपाहियों ने मिलकर बनाया था। हालांकि जो अंतरिम सरकार बनी है, अंतरिम सरकार में मजदूरों और सिपाहियों का वर्चस्व नहीं हो पाया। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति यही समूह प्रभावशाली थे। तो यहाँ पर जो समूह प्रभावशाली नहीं है वो है मजदूर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी मजदूर। 94वां प्रश्न है, रूस में फरवरी क्रांति के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? लेनिन, ट्रोट्स्की, केनेस्की, स्टालिन। देखिए, अंतरिम सरकार में केनेस्की को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो है केनेस्की ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 95वां प्रश्न है, 1917 में बोल्शेविकों की मुख्य मांग क्या थी? अधिक कर, युद्ध का अंत, अधिक क्षेत्र, व्यापार समझौते। देखिए, जब 1917 में बोल्शेविक लोग सत्ता में आ गए हैं, यानी बोल्शेविक लोग सक्रिय जब हो गए हैं, तो इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध था जिसमें कि रूस ने पार्टिसिपेट किया था, उस युद्ध को अंत करने की बात कही थी। तो इन्होंने युद्ध के अंत की मांग की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 96वां प्रश्न है, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगें रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी शामिल नहीं थी? युद्ध समाप्त किया जाए, जमीन किसानों के हवाले की जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। देखिए, लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी इसमें 3 डिमांड रखी गई थी। एक तो युद्ध समाप्त करने की डिमांड थी, दूसरी थी जमीन किसानों के हवाले करने की, तीसरी थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की। यहां पर उद्योगों को मजदूरों के हवाले करने की कोई बात इसमें नहीं शामिल थी। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा सी वाला। 97वां प्रश्न है, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? ट्रोट्स्की को, लेनिन को, मार्क्स को, एंजल को। देखिए, रूस में 16 अक्टूबर 1917 को लियोन ट्रोट्स्की को सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता बनाया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 98वां प्रश्न है,
रूस में किस घटना ने अक्टूबर क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया? जार की हत्या, विंटर पैलेस पर हमला, शांति संधि पर हस्ताक्षर, औद्योगिक हड़ताल। आपको याद होगा कि जो 1917 में बोल्शेविक जो खेमा है, इसने अपने सिपाहियों को या अपने लोगों को सक्रिय कर दिया है, और दूसरी तरफ जो है, जो अंतरिम सरकार है उसके लोग हैं, दोनों में टकराव हो रहा है। ऐसे में विंटर पैलेस पर जो बोल्शेविक खेमा है, इसका एक युद्धपोत आकर हमला कर देता है जिसका नाम था औरोरा। तो औरोरा युद्धपोत से इस पर हमला किया जाता है, तभी से अक्टूबर क्रांति की स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 99वां प्रश्न है, रूस में अस्थायी सरकार के पतन का कारण क्या था? सैन्य विजय, आर्थिक समृद्धि, किसानों से समर्थन, बोल्शेविक विद्रोह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1914 में व्लादिमीर लेनिन को निर्वासित कर दिया गया था, रूस से बाहर निकाल दिया गया था। और जब जार की सत्ता यहाँ पर 1917 में चली गई है, उसके बाद लेनिन की रूस में फिर से वापसी हो जाती है। और फिर से वापसी होने पर लेनिन जो है अपने बोल्शेविक खेमे को मजबूत करते हैं। अंततः यहाँ पर बोल्शेविक खेमे का जो है टकराव अंतरिम सरकार से होता है। तो ऐसे करके अस्थायी सरकार का पतन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी बोल्शेविक विद्रोह। 100वां प्रश्न है, रूस में समाजवादियों ने किसके माध्यम से सरकार पर कब्जा किया? 1917 में अक्टूबर क्रांति, 1918 में नवंबर क्रांति, 1919 में दिसंबर क्रांति, 1920 में फरवरी क्रांति। देखिए, समाजवादियों ने रूस में 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से अंतरिम सरकार पर कब्जा किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 101वां प्रश्न है, रूस में किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? 1905 की क्रांति, फरवरी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। चूंकि बोल्शेविक जो संगठन है, बोल्शेविकों ने जब विद्रोह किया है तभी अंतरिम सरकार गिरी है, तो बोल्शेविक क्रांति को जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 102वां प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक पार्टी का कब सत्ता में आई? मार्च 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1917, दिसंबर 1917। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अक्टूबर में जो अंतरिम सरकार है वो गिर गई है और फिर बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आ गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, अक्टूबर 1917 में। 103वां प्रश्न है, बुदियोनोव का सोवियत में किसको दिया गया नाम था? जूता, कोट, दुपट्टा, टोपी। जब बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आ गई है तो इसने जो है नए रंग ढंग से काम करना स्टार्ट किया है। इसने माना है कि अब जो सेना वगैरह है उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, तो इसने सेना की जो वर्दी है उसमें चेंज कर दिया है। और यहाँ पर एक सोवियत टोपी है बुदियोनोव का, उसका चुनाव किया गया है। तो बुदियोनोव का जो है सोवियत टोपी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, और इसका चुनाव जो 1918 में किया गया था। 104वां प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदलकर रख लिया? समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, फांसीवादी पार्टी। देखिए, जब बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आ गई है तो इसने अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 105वां प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? 1914, 1917, 1918, 1920। देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है ये 3 मार्च 1918 को हस्ताक्षरित की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी कि 1918। 106वां प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का परिणाम क्या था? रूस ने क्षेत्र प्राप्त किए, रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकला, रूस की आर्थिक उछाल आया, रूस का सैन्य विस्तार हुआ। देखिए, जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी, इसके परिणाम स्वरूप रूस जो था प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 107वां प्रश्न है, 1918 में हस्ताक्षरित ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के परिणाम स्वरूप रूस ने जर्मनी से क्षेत्र प्राप्त किए, जर्मनी के लिए क्षेत्र खो दिए, युद्ध की क्षतिपूर्ति की, जर्मनी की अधीनता स्वीकार की। देखिए, जब ये संधि हुई है
तो संधि में युद्ध विराम इसी कंडीशन पे हुआ है कि कुछ क्षेत्रों को रूस जाने देगा, कुछ क्षेत्रों को रूस जो स्वतंत्र छोड़ देगा। तो इसने जो जर्मनी के लिए कुछ क्षेत्र खो दिए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूस की गुप्त पुलिस को संदर्भित करता है? चेका, गेस्टापो, CIA, FBI। देखिए, जब बोल्शेविक सत्ता में आ गए थे तो इन्होंने क्या किया, अपने जो विरोधी थे उन विरोधियों को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। जो भी लोग इनकी आलोचना करते थे उनको ये पकड़ पकड़ कर या तो उनकी हत्या करवा देते थे या फिर उनको किसी न किसी आरोप में जेल में डलवा कर उसको फांसी पे चढ़वा देते थे। तो यहाँ पर इनकी गुप्त पुलिस थी जिसको चेका कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर OGPU हो गया, फिर बाद में इसका नाम NKVD हो गया। उस समय इसको चेका कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 109वां प्रश्न है, गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को राजनीतिक स्वायत्तता देने के लिए सोवियत संघ यानी USSR कब स्थापित किया गया? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। देखिए, USSR की स्थापना जो है 1922 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 110वां प्रश्न है, USSR का क्या अर्थ है? सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य, सोवियत समाजवादी क्षेत्रों का संघ, सोवियत गणराज्यों का संयुक्त राज्य। देखिए, USSR की जो फुल फॉर्म है ये है सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 111वां प्रश्न है, रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया? केवल ग्रीन्स ने, केवल व्हाइट्स ने, ग्रीन्स और व्हाइट्स दोनों ने। देखिए, रेड्स जो है लेनिन समर्थकों को या फिर बोल्शेविकों को कहा जाता था। तो रेड्स जो है बोल्शेविकों को कहा जाता था, जो बोल्शेविक थे उनको रेड्स कहा जाता था। वहीं जो ग्रीन्स हैं, जो गैर बोल्शेविक क्रांतिकारी थे उनको ग्रीन्स कहा जाता था, और जो जार समर्थक थे उनको व्हाइट्स कहा जाता था। तो जो ग्रीन्स और व्हाइट्स हैं ये दोनों ही रेड्स के विरोधी थे, यानी कि बोल्शेविकों के विरोधी थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 112वां प्रश्न है, सोवियत संघ यानी USSR का विघटन कब हुआ? 1989, 1991, 1980, 2004। देखिए, सोवियत संघ यानी कि USSR का जो विघटन है 1991 में हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 113वां प्रश्न है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लेनिन, गोर्बाचोव, सोलोकोय, स्टालिन। देखिए, लेनिन के बाद जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी है इसका नेतृत्व स्टालिन ने किया था, जोसेफ स्टालिन ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 114वां प्रश्न है, लाल सेना और श्वेत सेना दो विरोधी पक्ष थे? अमेरिकी गृह युद्ध के, फ्रांसीसी क्रांति के, रूसी गृह युद्ध के, स्पेनिश गृह युद्ध के। देखिए, जब रूसी सिविल वार चला है, गृह युद्ध चला है, उसमें लाल सेना का मतलब था बोल्शेविक समूह, और श्वेत या फिर जो व्हाइट सेना है उसका मतलब है जार समर्थक। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 115वां प्रश्न है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1925-30, 1926-31, 1927-32, 1928-33। देखिए, जो रूस है, रूस में केंद्रीय नियोजन को अपनाया गया है और रूस में ही पंचवर्षीय योजनाओं की नींव पड़ी है। पंचवर्षीय योजनाओं का जो जन्म है रूस से ही हुआ है। यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1927-32 में लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 116वां प्रश्न है, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम किसने शुरू किया? लेनिन, कार्ल मार्क्स, रासपुतिन, स्टालिन। देखिए, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम जो है 1929 में स्टालिन ने स्टार्ट किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 117वां प्रश्न है, रूस के संदर्भ में कुलक क्या था? एक सामूहिक खेत, एक रूसी चर्च, संपन्न किसान, भूमिहीन मजदूर। देखिए, रूस में संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 118वां प्रश्न है,
पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना, यूएसएसआर का औद्योगिकरण करना, व्यापार को बढ़ाना, शिक्षा में सुधार करना। देखिए यहाँ पर केंद्रीकृत नियोजन को अपनाया गया और यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को लाने का जो लक्ष्य था वो यूएसएसआर का औद्योगिकरण करना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी 118 का बी। 119वां प्रश्न है, रूस में सामूहिकीकरण क्या था? निजी खेत, औद्योगिक सुधार, व्यापार नीति या व्यक्तिगत खेतों को मिलाने की नीति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टालिन ने जो है समाजवाद का जो विकास किया है या समाजवाद को जो लागू किया है वो कठोर तरीके से लागू किया है। जैसे इसने क्या किया, इसने जो अनाज को बेचने की जो कीमतें थी वो तय कर दी थी। उन कीमतों से ऊपर कोई भी किसान अनाज अपना नहीं बेच सकता था। तो ऐसे में कई ऐसे संपन्न किसान थे जो कि इसका विरोध करते थे। उन लोगों ने क्या किया, जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि स्टालिन ऐसे जमाखोरों को दंडित भी करवाता था। तो यहाँ पर 1929 तक आते आते क्या हुआ कि यहाँ पर खाद्यान्न की किल्लत होने लगी, अनाज कम पड़ने लगा क्योंकि पैदावार है नहीं, और पैदावार हो भी रही है तो जो किसान संपन्न किसान है वो अनाज बेचना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर जो खेत थे वो छोटे छोटे खेत थे, यहाँ पर जो कृषि जोतें थी छोटी छोटी थी, बाद बाकी जो जमीनें थी वो बड़े बड़े कुलकों के हाथ में थी। तो ऐसे में जरूरी ये था कि अगर औद्योगिकरण यहाँ पर करना है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जोतें बनाई जाएँ। तो बड़ी बड़ी जोतों को बनाने के क्रम में इन्होंने क्या किया, जो व्यक्तिगत खेत हैं इनको इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर जो सामूहिकीकरण है इसका मतलब है व्यक्तिगत खेतों को मिलाने की नीति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 119 का डी वाला। 120वां प्रश्न है, रूस में कोल खोज क्या था? सामंत, सामूहिक खेती, सामूहिक प्रार्थना, विद्रोह। देखिए स्टालिन ने सामूहिकरण स्टार्ट करवाया और यहाँ पर सामूहिक खेती की परंपरा यहाँ पे स्टार्ट करवाई जिसको कोलखौज कहा जाता था। इसमें जो भी मुनाफा होता था वो सभी के बीच बराबर रूप में बांट दिया जाता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 120 का बी वाला। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका शासन सामूहिकता की नींव से गिरा था? स्टालिन, लेनिन, जार निकोलस द्वितीय, ट्रोट्स्की। हालांकि यहाँ पर स्टालिन ने जो है पैदावार बढ़ाने के लिए सामूहिकता की नीति को अपनाया है, लेकिन फिर भी इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान थे, बहुत सारे किसान जो थे उन्होंने अपनी मवेशियों को मारना स्टार्ट कर दिया। 1932-33 तक आते आते लगभग यहाँ पर 30 लाख से ऊपर मवेशी मारे जा चुके थे, क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे थे। उनका मानना यह था कि भाई खेती तो हम व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर करेंगे, हम क्यों सामूहिक रूप में खेती करें। इसके अलावा सामूहिकता की नीति अपनाने के बावजूद भी उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इस वजह से यहाँ पर 1933 के बाद एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें करीब 40 लाख लोग मारे गए। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं तो बोल्शेविक पार्टी के नेता ही स्टालिन का विरोध करने लगे थे। तो अंत में यहाँ पर स्टालिन की सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, स्टालिन, यानी सामूहिकता की नीति से स्टालिन का शासन गिरा था। 122वां प्रश्न है, स्टालिन के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी नीतियां, अधिनायकवादी नियंत्रण, लोकतांत्रिक चुनाव। देखिए लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने जो है बोल्शेविक पार्टी की कमान संभाली है। हालांकि ये भी समाजवादी समर्थक तो था और ये चाहता था कि समाज में समाजवादी नीतियां लागू की जाएं, लोगों के बीच में विभेद ना रहे, लोगों के बीच में समानता आए। इसने अपनी जो भी नीतियां लागू करवाई हैं वो तानाशाह के रूप में लागू करवाई हैं। जैसे कि अनाज बेचने की दरें फिक्स कर दी हैं, उससे ऊपर कोई अनाज बेचता है उसे दंडित किया जाएगा, अगर कोई अनाज की जमाखोरी करता है उसको दंडित किया जाएगा। ऐसे कई सारे नियम बनाए थे। तो कहीं ना कहीं इसका जो रोल था वो अधिनायकवादी नियंत्रण के रूप में था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 123वां प्रश्न है, लेनिन द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीति का उद्देश्य था बड़े पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देना, पूंजीवादी व्यवस्था की वापसी, भूमि सुधारों को लागू करना, गृह युद्ध के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। देखिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्टार्टिंग की जिसका उद्देश्य गृह युद्ध के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था थी इसका पुनर्निर्माण करना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो गृह युद्ध है 1918 से लेकर आपकी किताब के अकॉर्डिंग 1920 तक चला है, जबकि बाहर इंटरनेट पर रिसोर्स देखेंगे तो उनमें 1922 तक बताया गया है।
124वां प्रश्न है, रूसी क्रांति का दुनिया पर मुख्य प्रभाव क्या था? समाजवाद का प्रसार, आर्थिक मंदी, राजशाही का उदय, औद्योगिकरण में गिरावट। चूंकि रूस दुनिया में पहला एकमात्र ऐसा देश था जहां पर समाजवाद पर आधारित सरकार की स्थापना की गई थी, तो रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा, समाजवाद का प्रसार हुआ। 125वां प्रश्न है, बोल्शेविकों द्वारा शुरू की गई समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? सामूहिक खेती, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, केंद्रीय योजना, बैंकों का निजी स्वामित्व। देखिए, इन लोगों ने सामूहिक खेती की परंपरा डाली, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, केंद्रीय योजनाएं बनाई और बैंकों का भी इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया है। बैंकों को इन्होंने निजी स्वामित्व में नहीं दिया है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत है, तो सही आंसर है आपका डी वाला। 126वां प्रश्न है, कॉमिंटर्न यानी जिसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? 1918, 1919, 1920, 1922। कॉमिंटर्न की स्थापना जो है 1919 में हुई थी। सही आंसर है आपका बी वाला। 127वां प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट कब संपन्न हुई? 1918, 1919, 1920, 1922। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 में अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुई थी और इसको करवाने वाले लोग कॉमिंटर्न वाले लोग ही थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 128वां प्रश्न है, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बी.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने 1917 में की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 129वां प्रश्न है, रूस जाने वाले भारतीयों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। देखिए, ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम.एन. रॉय, ये सभी रूस में गए थे, जबकि महात्मा गांधी नहीं गए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 130वां प्रश्न है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। हिंदी में 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रिवॉल्यूशन नामक किताबें किसने लिखी? एस.डी. विद्यालंकार, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एस. अवस्थी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, ये जो है DSSB में पूछा गया है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये DSSB में आया हुआ प्रश्न है। तो ये किताबें जो आप देख रहे हैं, रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, द रेड रिवॉल्यूशन नामक जो किताबें हैं, ये आर.एस. अवस्थी ने लिखी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 131वां प्रश्न है, द रीबर्थ ऑफ रसिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें किसने लिखी? एस.डी. विद्यालंकार, एम.एन. रॉय, आर.एस. अवस्थी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। द रीबर्थ ऑफ रसिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया, ये दोनों पुस्तकें जो हैं एस.डी. विद्यालंकार ने लिखी हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। तो इसी के साथ आपका ये वाला जो अध्याय है इसके एमसीक्यू समाप्त हो जाते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। हम लोग यहाँ पर दोनों ही सीरीज एक साथ चला रहे हैं। इससे पहले आप लोग जो शॉर्ट नोट्स और समरी की सीरीज भी देख रहे हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज भी देख रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। इसके अलावा मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर इस सीरीज से संबंधित नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स में शॉर्ट नोट्स के साथ साथ जो अभ्यास प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी अभ्यास प्रश्न उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो जिससे कि आपका समय भी बच जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर भी कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।